हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। रेस्पिरेशन के बाद हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमने टॉपिक लिया है ब्लड। ब्लड में हमने ब्लड की जेनेटिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होता है, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप किस जीन के ऊपर निर्भर करता है, ये भी हमने देख लिया था। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये कैसे होते हैं, ये भी सब हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे रक्त की कार्य की, यानी कि ब्लड की फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखी है वो पिछली कक्षाएं देख ले और फिर आज का वीडियो देखें। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए विषय की, यानी कि नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ब्लड की। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है हमारा ब्लड की जेनेटिक, यानी कि रक्त की आनुवंशिकी। ठीक है, पहला हमने क्या लिया था, रक्त की आनुवंशिकी। रक्त की आनुवंशिकी ये ले लिया था। दूसरा और ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमने क्या दिया है नाम, ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं इसे, और ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। अब आज हम देखेंगे रक्त के कार्य की, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ये है हमारा रक्त की कार्य की। ठीक है, रक्त की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड लिख देते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आज हम इसे देखेंगे कि रक्त की कार्य की क्या होती है, रक्त कार्य कैसे करता है। ठीक है, इसे देखेंगे हम, यानी कि हमारे पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और उसमें और कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या काम करती है, ब्लड किन किन से मिलकर बना हुआ होता है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रक्त की आनुवंशिकी की, रक्त बनता है कैसे है, हमारे शरीर में कौन कौन सा ब्लड मिलता है, ये हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि इस रक्त का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम रक्त के कार्य की को देखेंगे और समझते भी हैं। तो ये है हमारा रक्त की कार्य की, रक्त के कार्य की। अब देखेंगे कि हमारा ब्लड क्या होता है। इसमें हम देखेंगे रक्त यानी कि ब्लड, और वो ब्लड कितने प्रकार का होता है। ब्लड को भी मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। मुख्य दो स्ट्रक्चर मिलते हैं हमारे ब्लड में। पहला तो मिलता है हमारा प्लाज्मा, पहला क्या मिलता है हमारा प्लाज्मा। दूसरा मिलता है हमारी ब्लड सेल, ब्लड सेल यानी कि रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, पहले तो हो गई हमारी आरबीसी, आरबीसी। दूसरी हो गई हमारी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और तीसरी हो गई हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, कि प्लाज्मा होता क्या है। उससे भी पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, यानी कि रक्त होता क्या है। तो ये टाइटल है हमारा, ब्लड यानी कि रक्त होता क्या है, ये देखेंगे हम, जानेंगे। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक सरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक सरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तो सरल संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। सरल संयोजी ऊतक है हमारा ब्लड।
ये तो हो गई पहली उसकी विशेषता। दूसरी विशेषता होती है कि ब्लड क्या होती है, ब्लड की प्रकृति क्षारीय होती है। हमारा जो रक्त होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, या फिर बेस, क्षारीय होती है, बेस होती है, या फिर भस्मिक प्रकृति की होती है। ये क्या हो गया, फिर से कैसे आ गया ये, चलो स्लाइड दूसरे ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या है, तो ब्लड एक सरल संयोजी ऊतक है। हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लड क्या है, रक्त क्या है, एक सरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। ये कैसा है, ये एक सरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये एक सरल संयोजी ऊतक है हमारा ब्लड। उसके बाद ब्लड का जो यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक जोड़ने का कार्य करता है। ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, सरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड का जो पीएच होता है, इसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। इसका जो नेचर होता है ब्लड का, इसका नेचर देख लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर होता है हमारा भस्मिक प्रकृति का, भस्मिक प्रकृति का, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है हमारा ब्लड। उसके बाद ब्लड क्या होता है, एक बफर विलियन होता है। इसको बफर विलियन क्यों बोलते हैं, ब्लड क्या है हमारा, ब्लड एक बफर विलियन है। ब्लड क्या है, ब्लड एक बफर विलियन है, क्योंकि इसमें अम्ल, थोड़ा सा अम्ल और क्षार मिलाने पर इसका जो पीएच होता है, इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्लड का, हमारे जो ब्लड के अंदर थोड़ा सा बेस या फिर थोड़ा सा एसिड मिलाने पर इसका जो पीएच होता है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, बफर विलियन। उसके बाद ये तो हो गया हमारे ब्लड की कहानी कि ब्लड क्या होता है, सरल संयोजी ऊतक होता है, पीएच 7.4 होता है, नेचर कैसा होता है, भस्मिक प्रकृति का होता है हमारा ब्लड, बफर विलियन कहलाता है। अब ये जो ब्लड है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो गया हमारा प्लाज्मा, दूसरा हो गया हमारी ब्लड सेल। दूसरी कौन हो गई, हमारी ब्लड सेल्स। तो पहले हम प्लाज्मा को देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ब्लड सेल क्या होती है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लड सेल क्या होती है, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था। प्लाज्मा क्या होती है, ये हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। हमारे ब्लड में कितना मिलता है ओवरऑल, हमारे पूरे ब्लड में। देन एक पॉइंट और यहाँ पर याद रख लेना कि ब्लड का जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड कितना मिलता है, तो हमारे शरीर के भार का ब्लड कितना मिलता है हमारे पूरे शरीर में, तो हमारे शरीर के भार का ब्लड कितना मिलता है, 8 से 10%। शरीर के भार का, शरीर के भार का 8 से 10% हमारे बॉडी में ब्लड मिलता है, यानी कि 6 से 8 लीटर, 6 से 8 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारे ब्लड की कहानी। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, यानी कि ये न तो ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों का मिश्रण होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों का
मिश्रण होता है। अब प्लाज्मा क्या ओवरऑल परसेंटेज कितना मिलता है हमारी बॉडी में, तो मिलता है प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% और 45% क्या मिलती है हमारी ब्लड सेल। 45% क्या मिलती है हमारी ब्लड सेल्स मिलती है। अब प्लाज्मा क्या होता है, थोड़ा द्रव अवस्था में होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा का, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, न तो ठोस होती है, न द्रव होती है, न गैस होती है। ठीक है, अब हमारे ब्लड में प्लाज्मा मिलता कैसे है, जैसे कि चाय तो सभी ने देखी होगी, बनी हुई चाय, अब उसको किसी छलनी में छानेंगे, वैसे ही प्लाज्मा को यानी कि हमारे पूरे ब्लड को यदि किसी छलनी में छाना जाए तो जो नीचे गिर जाता है 55% वो क्या है हमारा प्लाज्मा, यानी कि जो चाय नीचे गिर गई वो क्या है हमारा प्लाज्मा। ऊपर जो चाय पत्ती बच जाती है, अवशिष्ट बच जाता है, अवशेष बच जाता है, वो क्या है हमारी ब्लड सेल। 55% हमारी चाय है, 45% हमारी चाय पत्ती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चाय हो गई 55%, 45% हमारी चाय पत्ती हो गई। आई इतनी बात समझ में। इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मिलता किसमें है, तो प्लाज्मा एक विशेष तंत्र में मिलता है जिसे हम बोलते हैं लसिका तंत्र। प्लाज्मा किसमें मिलता है, एक लिम्फ सिस्टम में मिलता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किसमें मिलता है, एक लिम्फ सिस्टम में मिलता है, एक विशेष यानी कि एक स्पेशल सिस्टम में मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं लसिका तंत्र या फिर लिम्फ सिस्टम। तो ये है हमारे प्लाज्मा की कहानी कि प्लाज्मा क्या होती है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है हमारे प्लाज्मा का रंग। मिलता किसमें है प्लाज्मा, हमारे लसिका तंत्र में मिलता है। ठीक है, ये ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी ब्लड सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। देख लिया प्लाज्मा कैसा होता है, परसेंटेज कितना होता है, और देख लेते हैं कि हमारे प्लाज्मा में मिलते क्या क्या है। तो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन मिलता है, एंजाइम मिलते हैं, हॉर्मोन्स मिलते हैं, गैसें मिलती है, अन्य जितने भी पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा में मिलते हैं ब्लड सेल को छोड़कर। यही जो ब्लड सेल होती है ये प्लाज्मा के अंदर तैरती है। ठीक है, प्लाज्मा किसमें मिलता है, लसिका तंत्र में मिलता है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में 90 से 98% क्या होता है हमारा वाटर होता है, यानी कि पानी होता है, और बाकी जो 10 से 2% जो बचा हुआ होता है वो क्या है, प्योर प्लाज्मा होता है। इसलिए प्लाज्मा का अगर रंग गिना जाए, देखा जाए, समझा जाए तो कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो बुक दिए हैं उनमें दिया है कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है इसका रंग। किसी किसी बुक में रंगहीन दिया है, लेकिन किसी किसी बुक में इसे हल्का पीला रंग दिया है। तो अब देखते हैं हम ब्लड सेल की ब्लड सेल क्या होती है। ठीक है, ये रही हमारी ब्लड सेल। ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं मिलती कितनी है पूरे ब्लड में, 45% मिलती है। कौन कौन होती है हमारी ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड और कौन सी होती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि रक्त पट्टिकाएं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रक्त पट्टिकाएं। इन्हें पट्टिकाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के टुकड़े होते हैं। आरबीसी पूरी एक सेल होती है, डब्ल्यूबीसी पूरी एक सेल होती है, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स होती है ये कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा आरबीसी का, कि आरबीसी होती क्या है। इसको एक साइड बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा आरबीसी का, कि आरबीसी होती क्या है। रेड ब्लड कॉर्पस सेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। इसको उसी कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। कॉर्पस क्यों बोलते हैं इसे,
क्योंकि इसमें आयरन मिलता है, ठीक है। यही इसका फुल फॉर्म होता है, रेड ब्लड सेल नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया आरबीसी का। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको भी देखते हैं। ये जो आरबीसी होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको भी देखते हैं। ये जो आरबीसी होती है इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, इसे भी देखते हैं। इसका फुल फॉर्म तो पता चली गया है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। अब हम देखेंगे इसमें कि इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी आकृति देखते हैं कि इसकी जो आकृति होती है वो बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव यानी कि द्विअवतल इसकी आकृति होती है। हमारी आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, द्विअवतल, यानी कि आइट साइड से तो हमारी आरबीसी उभरी हुई होती है और बीच में से एक धसा हुआ स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है, द्विअवतल होती है, आइट साइड से थोड़ी उभरी हुई होती है और बीच में इसका स्ट्रक्चर धसा हुआ मिलता है कुछ इस प्रकार से। ये रही हमारी आरबीसी, ये कुछ इस प्रकार की हमारी आरबीसी होती है। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका, हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी कोशिका जो केंद्रकहीन होती है, ये जो कोशिका होती है ये केंद्रकहीन होती है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं मिलता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, किसमें बैठकर, आरबीसी में बैठकर, ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से, ठीक है। तो ये तो है हमारा आरबीसी। इसका कार्य भी देख लिया। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जो केंद्रकहीन है, इस जो आरबीसी होती है इसमें कोई केंद्रक नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में इसमें बैठ सके। यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन मिलता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन मिलता है। हमारी पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी में जितनी भी आरबीसी होती है उन सभी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन भर भर के इसमें मिलता है आरबीसी के अंदर। अब देखते हैं आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन की सहायता से, ये तो हो गया। और क्या है इसमें, आरबीसी मिलती कितनी है हमारे शरीर में वो देख लेते हैं। तो आरबीसी मिलती है हमारे शरीर में 45 से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में। एक घन मिलीमीटर क्या स्ट्रक्चर लो, उसके अंदर यानी कि एक घन मिलीमीटर का कोई छोटा सा स्ट्रक्चर लो, उसके अंदर आरबीसी भरो। जैसे कि ये हम क्यूब बनाएंगे, यहाँ पर इसकी आकृति है, इसका आकार है इस क्यूब का 1 घन मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का क्यूब लो। 1 मिलीमीटर उस क्यूब की ऊंचाई होनी चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उसके अंदर ब्लड को भरो और देखो कि उसमें आरबीसी कितनी मिलती है। तो आरबीसी मिलती है 45 से 50 लाख एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य के अंदर मिलती है 45 से 50 लाख, स्वस्थ मनुष्य में ये मिलती है 45 से 50 लाख, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य में मिलती है 45 से 50 लाख आरबीसी। उसके बाद ये तो हो गई हमारी आरबीसी। केंद्रकहीन होती है संरचना, 1 घन मिलीमीटर क्यूब में कितनी मिलती है, 45 से 50 लाख आरबीसी मिलती है। ये तो आरबीसी की संख्या हो गई। अब इसका जो रंग होता है, ये आरबीसी हमारी लाल रंग की होती है। लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन में बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, आयरन मिलता है। आयरन की वजह से इसमें लाल रंग होता है।
और आयरन का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसलिए हमारे जो पूरे ब्लड का रंग किसकी वजह से लाल होता है? आरबीसी की वजह से लाल होता है। आरबीसी में क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? तो वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, आइए इतना समझ में कि ये आरबीसी में मिलता क्या क्या है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी आरबीसी कि आरबीसी में होता क्या है। अब देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लंबी हड्डियों के सिरों पर होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लंबी हड्डियों के सिरों पर होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लंबी हड्डियों के सिरों पर होता है। देखते हैं कहां पर होता है। उस लंबी हड्डी के सिरे को हम क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। अब आरबीसी का जो निर्माण हो गया, ये तो देख लिया हमने आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी का कार्य। अब देखेंगे कि ये जो हमारी आरबीसी होती है ये बनती कहां पर है। तो ये कोई स्ट्रक्चर है, ये यहां पर हमारी आरबीसी बनती है। ये तो हमारी कोई हड्डी हो गई, ये लंबी हड्डी हो गई। ठीक है, अब यहां पर हमारी आरबीसी का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो। इसे हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारी आरबीसी का निर्माण। यहां पर हमारी आरबीसी का निर्माण होता है, क्या होता है? रेड बोन मेरो। यहां पर क्या बनती है हमारी आरबीसी? इसका नाम क्या है? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, यानी कि रेड बोन मेरो में हमारी आरबीसी का निर्माण होता है। अब 1 घन मिलीमीटर में कितनी? 40 से 50 लाख आरबीसी मिलती है। तो रोज यानी कि हमारे पूरे शरीर में अरबों खरबों तो आरबीसी भरी पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद जब आरबीसी ज्यादा बन जाती है, यानी कि आरबीसी का अब जीवन काल कितना होता है ये देख लेते हैं। तो हमारी आरबीसी का जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, यानी कि 4 महीने तक ये जिंदा रहती है। हमारी आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 4 महीने तक जिंदा रहती है। अब 40 से 50 लाख तो आरबीसी बनती है सिर्फ 1 घन मिलीमीटर में। इतने से स्ट्रक्चर में इतनी आरबीसी बन जाती है। तो रोज आरबीसी मरती है, रोज नहीं बनती है। ठीक है, अब जब आरबीसी का जीवन काल खत्म हो जाता है, 4 महीने इसके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये जाती कहां पर है? ये लीवर में जाती है, यानी कि यकृत इसे पचा लेता है। अब जो भी यकृत के पचाने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ हमारी आरबीसी का बच जाता है वो कहां पर जाता है? हमारी बॉडी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें जाता है स्प्लीन में। इस आरबीसी का जीवन काल खत्म होने के बाद कौन पचाता है इसे? इसे लीवर पचा लेता है। इसे लीवर डाइजेस्ट कर लेता है। अब अवशिष्ट पदार्थ लीवर के पास जो बच जाता है आरबीसी का, वो कहां जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन में, तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि वो आरबीसी का कब्रगाह है। स्प्लीन जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। मान लो कभी कभी आरबीसी बहुत ज्यादा बन जाती है हमारी बॉडी में, जब हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तब हमारी बॉडी में आरबीसी और ज्यादा बन जाती है। 1 घन मिलीमीटर के स्ट्रक्चर में, यानी कि इतने से ब्लड में, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में कितनी आरबीसी बन जाती है? 40 से 50 लाख आरबीसी बन जाती है। अगर इससे भी ज्यादा आरबीसी बन गई तो वो जाएगी कहां पर? तो वो भी स्प्लीन के पास जाएगी। इसलिए स्प्लीन को एक तो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि यकृत के पचाने के बाद, लीवर के डाइजेशन के बाद कहां पर जाता है अवशिष्ट पदार्थ? इसकी जो अवशेष बच जाते हैं आरबीसी के, वो जाते हैं स्प्लीन में। और जब हमारी बॉडी में ज्यादा आरबीसी बन जाती है तो इसे स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्योंकि वो ज्यादा आरबीसी बन जाती है, वो भी कहां पर जाती है? हमारे स्प्लीन में जमा हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को एक तो आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं और हमारे शरीर का बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीसी अतिरिक्त आरबीसी
इसमें चली जाती है। अब ये आरबीसी तब काम आती है जब मान लो भगवान न करे ऐसा कभी भी किसी के साथ हो और एक्सीडेंट हो जाए किसी व्यक्ति का, और उसमें किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो, पैर की हड्डी टूट गई हो, हाथ की हड्डी टूट गई हो, जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है, तो उसमें तो बेचारे व्यक्ति का पूरा ही ब्लड लॉस हो जाएगा, उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बची हुई जो आरबीसी होती है वो कौन बना लेता है, हमारा स्प्लीन। हमारे स्प्लीन में अतिरिक्त आरबीसी भरी हुई मिलती है, वो हमारी बॉडी में तब काम आती है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हड्डियां तब काम नहीं करती है, तब ये जो आरबीसी होती है ये काम करती है। तो ये हमारे स्प्लीन हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कहलाता है और आरबीसी का कब्रगाह यानी कि ग्रेवयार्ड कहलाता है। तो ये है हमारी पूरी आरबीसी की कहानी। कल हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। क्लास कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। तो क्लास को देखते रहिएगा, करते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।